इतना उपद्रव में पढ़ने में मजा क्यों आता है हम लोगों को? अभी तुम बताओ कि तुम्हें उपद्रव में क्या मजा आता है। आखिर हम लोगों से भूल कहाँ हो रही है? भूल ये हो रही है कि जब शांति मिलती है तो उसका सम्मान नहीं करते। उसको इतनी कीमत नहीं देते कि उसके लिए बिक जाओ। जब शांति मिलती है तो उससे कहते हो अच्छा है, बढ़िया है कि तू मिल गई, थोड़ी देर ठहर, हम उपद्रव के अभी मजे लेके आते हैं। और तुम सोचते हो कि तुम स्वेच्छा से जा रहे हो शोर की तरफ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम शोर में प्रवेश करोगे, शोर तुम्हें सोख लेगा, खींच लेगा, बांध लेगा, और फिर तुम लौट नहीं पाओगे। पानी में कूदना आसान है, बाहर आना उतना आसान नहीं होता ना। पानी में कूद तो हर कोई सकता है, कोई कोई ही है जो पानी में कूद जाए और फिर बाहर भी आ पाए। तुमको ये बात याद ही नहीं रहती, या तुम इस बात को याद रखना ही नहीं चाहते। तुमको लगता है कूद जाएंगे फिर आ ही जाएंगे इस तरीके से वापस। और ये तुम्हें क्यों लगता है? क्योंकि परमात्मा में एक बहुत बुरा गुण है, निर्गुण में भी गुण है, वो भी बुरा। और उसमें बुरा गुण ये है कि वो बहुत बचाता है। तुम 20 बार कूदे हो पानी में और उसने 20 बार तुमको बचा लिया है। तुमने 20 बार आत्मघाती कदम उठाए हैं, तुमने 20 बार ऐसे काम किए हैं जिनकी तुमको भरपूर सजा मिलनी चाहिए थी, पर उसने सजा या तो तुम्हें दी नहीं है या दी भी है तो जितनी तुम्हें मिलनी चाहिए थी उससे बहुत बहुत कम। तो तुम कूद पड़ते हो पानी में और 2-4 मिनट छप छप करने के बाद जब डूबने ही लगते हो तो पाते हो कि एक अदृश्य हाथ उतरता है और तुमको बाहर खींच लेता है और बच जाते हो तुम। जब बच जाते हो तो अगली बार के लिए पूरा सबक भी नहीं सीख पाते, तुम फिर वही गलती करते हो जो तुमने अतीत में करी थी। तुम्हें नहीं आता है तैरना, गहरे पानियों के प्रति कोई दक्षता नहीं है तुम्हारी, लेकिन तुम फिर पानी में कूदते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भरोसा है कि वो इतना करुणावान है कि एक बार फिर आके बचा ही लेगा। हमारी सारी गुस्ताखियों के बावजूद वो हमें न सिर्फ माफ कर देगा बल्कि खुद ही चला आएगा बचाने के लिए। तो तुम फिर कूद पड़ते हो। इसका तो ये अर्थ हुआ कि हमारा वो उठा गया कदम सच्चा और प्रमाणिक नहीं रहा होगा। हाँ, कुछ भी सच्चा और प्रमाणिक नहीं है। कदम कहाँ से प्रमाणिक होगा? तुम ही प्रमाणिक नहीं हो। अगर सीखने के प्रति श्रद्धा होगी तो जब सिखाया जा रहा है सीखोगे ना। या अपना प्रश्न लेके कूद लगाओगे। और अगर तुम अभी नहीं सुन पा रहे तो तुम तब कैसे सुन पाओगे जब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा? बताओ, तुम तो तुम ही हो। तुम अभी नहीं सुन पा रहे तो तुम क्या तब अचानक सुनना शुरू कर दोगे जब मैं तुम्हारा प्रश्न लूंगा? पर समाज में हर गतिविधि बटी हुई है ना, दुनिया ने यही सिखाया है। जब तुम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो
पीरियड लगा करते थे, याद है? तो अभी पीरियड लगा है गणित का। अब गणित के पीरियड में अंग्रेजी की बात नहीं होगी। अंग्रेजी की किताब एक पीरियड बंद होते ही उस पीरियड की किताब बंद, और अगली किताब निकाल दी जाती थी। और एक पीरियड का ना पिछले से कोई ताल्लुक होता था ना अगले से। तुम जिंदगी वैसे ही जी रहे हो, तुम्हारे हिसाब से ही अध्यात्म का पीरियड चल रहा है। तो अभी तुमने अध्यात्म वाली किताब खोल रखी और पीरियड बंद होते ही तुम किताब बंद कर दोगे। इस पीरियड से पहले चल रही थी उपद्रव की किताब, और इस पीरियड के बाद फिर चलेगी उपद्रव की किताब। अभी अध्यात्म की किताब खोली है क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, स्कूल में पढ़ने आए हो, नहा धो के कंघी वंगी करके। अभी खोजूंगा तो टिफिन बॉक्स भी मिलेगा, बढ़िया धुले धुलाए कपड़े पहन के टिफिन बॉक्स और बोतल लेके आ गए हो कि अभी तो पढ़ेंगे। और मन कहीं ना कहीं घड़ी भी देख रहा होगा, पीरियड बढ़िया जा रहा है पर खत्म कब होगा। आत्मा से बड़ी दूरी है। आत्मा का अर्थ होता है विशुद्ध मैं। तुम नहीं हो, तुम वैसे ही हो जैसा तुम्हें दुनिया ने सिखाया है। तुम्हें वास्तव में ऐसा ही लगता है कि जैसे गणित के पीरियड में पढ़ी जाती है वैसे ही अध्यात्म भी बस अभी पढ़ा जाता है, आगे पीछे नहीं पढ़ा जाता। तुम अच्छे बच्चे हो, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो तुमको परिवार ने, समाज ने सिखाया है। फिर भी हमको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम बेईमानी कर रहे हैं या बनियागिरी चल रही है हमारे साथ? क्योंकि बेईमानी और ईमानदारी की तुम्हारी परिभाषाएं भी उधार की हैं। तो तुम्हें कैसे लगेगा तुम बेईमानी कर रहे हो? बच्चे शोर मचा रहे हैं और टीचर आ गई तो बिल्कुल चुप होकर अनुशासित होकर के खड़े हो गए। क्या टीचर उनको दोष देगी? कहेगी नहीं, तो बढ़िया बच्चे हैं, मेरे आते ही देखो कैसे अनुशासित होकर खड़े हो गए। उनको कौन बताएगा कि ये तुमने सरासर बेईमानी करी है? तुम्हारी बेईमानी की परिभाषा स्कूली है, वही बचपन से चल रही है। तुम में इंटीग्रिटी नहीं है, एक जैसे नहीं हो तुम। सिखाया गया था ना बचपन से कि घर में व्यवहार कैसा भी हो, जैसे ही बाहर वाले आए, और तुम छोटे से हो बिल्कुल अभी, जैसे ही बाहर वाले आए उनको तुरंत हाथ जोड़ करके विनम्र और शालीन होकर बोलना अंकल जी नमस्ते। उससे पहले ही घर में बिल्कुल धूम मचा रखी हो, पर बाहर वाले आए नहीं कि बोलना। और बाहर वालों को उतना ही तो दिखेगा जितना तुम उन्हें दिखा रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर में क्या कर रहे थे, बाहर वालों के सामने अगर तुम विनम्र और शालीन हो तो 100 खून माफ। यही सीखा है ना बचपन से। तो तुमको देखो ना, बेईमानी की परिभाषा भी क्या सिखाई गई है। तुम्हें बताया ही नहीं गया कि ये सरासर बेईमानी कर दी तुमने। हमारे घर क्या है, बेईमानी का नमूना नहीं है। बैठक सबसे ज्यादा सुसज्जित होती है ना। क्या ये बेईमानी नहीं है? तुम बाहर वालों को घर का ऐसा चेहरा दिखा रहे हो जो वास्तविक है नहीं। छोटे होते हो तभी माँ बाप बता देते हैं बेटा ये घर के कपड़े हैं और ये बाहर के कपड़े हैं, है ना। ये बेईमानी नहीं है। ये देख नहीं रहे हो, पीरियड ही तो बांटे जा रहे हैं। ये घर के कपड़े हैं और घर वाले कपड़े थोड़े अगर पुराने हों, घिसे हों तो भी चलेगा, और बाहर वाले कपड़े बढ़िया होंगे। बाहर वाले कपड़े अलग है, चमकदार है। अभी तुम सब ने बाहर वाले कपड़े पहन रखे हैं, और परमात्मा है भीतर की चीज, उसे तुम दिखा रहे हो बाहर वाले कपड़े। बात कैसे बनेगी? अभी भी व्यवहार के तल पर ही आध्यात्मिक हो,
इसको एक आध्यात्मिक मौका मान करके धार्मिक जिज्ञासा कर रहे हो, जरा चुप बैठे हो। घरों में पूजा होती थी तो याद है, एकदम नहला के धुला के चोटी पहना के तुम्हें तैयार कर दिया जाता था। हो गई तेल कंघी, चोटी कर दी गई है, पंडित जी के सामने अच्छा बच्चा बन के खड़े होना है, और पंडित जी के सामने खास तौर पर तुम अनुशासित रहते थे, पालथी मारकर बैठ जाते थे। अभी वो पंडित जी मैं हूं। सामने 2-4 भगवानों की मूर्तियां रख दी जाती थी, देवी देवताओं की, और तुमको बता दिया जाता था कि ना, अभी कोई गड़बड़ मत करना। और तुम गड़बड़ नहीं करते थे, तुम गड़बड़ी करने के अपने सारे प्लान, अपनी सारी योजनाएं 2 घंटे आगे सरका देते थे। तुम कहते थे गड़बड़ी तो पूरी होगी पूजा के बाद, ये पंडित जी रवाना हो जाए फिर हम बताते हैं। तो वैसे ही अभी ये पंडित जी बैठे हैं और ये चल रही है पूजा, और अभी बस पूजा पूरी हो उसके बाद देखना खाई के पान बनारस वाला। क्यों भाई, छोरा गंगा किनारे वाला। तो ये तुम वही तो कर रहे हो जो तुमने 2 साल 4 साल की उम्र से करा है। तुम्हारे पास आत्मा कहाँ है, तुम कहाँ हो? तुम वही सब दोहरा रहे हो अभी भी जो बचपन से करते आए हो। वास्तव में जो बुरे बच्चे होते हैं छुटपन में, उनके लिए तो फिर भी कुछ संभावना होती है कि वो बड़े होकर आध्यात्मिक हो जाएं। ये जो अच्छे बच्चे होते हैं इनके लिए कोई संभावना नहीं होती। अपने बचपन की ओर गौर से देखना, अगर तुम बचपन में अच्छे बच्चे थे जो दुनिया के सामने बिल्कुल अच्छा बन के रहता था, और जिसे बहुत खराब लग जाता था अगर उसे कुछ बुरा बोल दिया गया या उसकी स्कूल से कोई बुरी रिपोर्ट आ गई, तो तुम्हारे लिए अध्यात्म में बहुत कम संभावना है, क्योंकि तुमने बचपन में ही आत्मसात कर लिया है कि मुझे जिंदगी को बांट करके जीना है। जहां कहीं दूसरे देख रहे हो वहां मुझे एक व्यवहार करना है। जिंदगी ना हुई टाइम टेबल हो गया, सब कटा छटा बटा। जब तक वो एक निष्ठा नहीं होगी, जब तक जीवन एक रूप नहीं होगा, जब तक जीवन में इंटीग्रिटी नहीं होगी, तब तक कैसे बनेगी बात? जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मैथ्स वाली मैडम, पीटी वाले सर, तो वैसे ही तुम्हारे भीतर अभी भी वो बच्चा बैठा है जो कह रहा है अध्यात्म वाले एपी। अध्यात्म वाले आचार्य जी आ गए क्या? हाँ आ गए, ठीक। तो अभी उनके सामने अध्यात्म की तरह बैठना है। अभी बाकी सारी किताबें बंद, बस्ते में मौजूद हैं पर बस्ते में हैं। अभी यहां वाली किताब खोल दो, विभाजित जीवन जियोगे
तो उस तक कैसे पहुंचोगे जो अविभाज्य है? प्रेमचंद की एक कहानी है। एक रियासत थी छोटी मोटी, उसके संचालक को, उसके मालिक को अपने लिए एक बहुत अच्छे प्रबंधक की तलाश थी, मैनेजर की। तो मालिक ने विज्ञापन दिया कि मुझे तलाश है एक बहुत अच्छे मैनेजर की। तो बहुत सारे आवेदन आए, देश भर से आए। काम ऊंचा था, तनख्वाह भी ऊंची थी। अब पता कैसे चले कि इसमें से योग्य आवेदक कौन है? तो नियोक्ता ने एक बढ़िया तरीका चुना। उसने हॉकी का मैच रखवा दिया। जितने आवेदक थे उनसे कहा हॉकी खेलो, टीमें बांट दी। कहानी आगे बढ़ती है, मैच हुआ बढ़िया। और मैच में एक उम्दा खिलाड़ी था, उसको चोट भी लग गई। वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। और जहां तक मुझे याद है, इसके आगे कहानी ये रुख लेती है कि सारे खिलाड़ी खेलने के बाद मैच की बातें करते, कोई जश्न मनाता, कोई जरा निराश। जब लौटने लगे तो उनको लौटते देखता था, सड़क किनारे पड़ा एक बूढ़ा भिखारी। और हिंदुस्तान की सड़कों किनारे कोई बूढ़ा भिखारी पड़ा हो, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होती, नई बात नहीं होती। अब ये सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने एक रियासत के प्रबंधक के ओहदे के लिए आवेदन दिया था। तो ये सब अपना बातचीत करते झुंड में निकलते जाएं। जिसके चोट लगी थी वो लंगड़ाता हुआ जरा धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा था। भिखारी सबको पुकार रहा था, आ जाओ, कुछ दे दो, मदद चाहिए। सब निकल गए सामने से। ये आखिरी आया भिखारी के पास, पूछता क्या चाहिए बाबा? बहुत ठीक ठीक मुझे याद नहीं। तो ये आखिरी जाता है और मदद देता है, जब बाकी सब उस गरीब की उपेक्षा करके आगे बढ़ गए होते हैं। ठीक।
अगले दिन इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम घोषित होना होता है। और परिणाम समझ ही गए होंगे अब तक कि क्या आया। जिस उम्मीदवार को चोट लगी थी और फिर जिसने मदद करी वो चुना गया। बात को समझना, अधिकांश लाभार्थी आवेदक ये सोच रहे थे कि फैसला होगा हॉकी के मैच के आधार पर। तो घंटे सवा घंटे का हॉकी का मैच उन्होंने उसमें पूरी जान लगा दी। उन्होंने कहा बस चयनकर्ता इस हॉकी के मैच देख रहे हैं और जिसको अच्छा खेलता देखेंगे उसको चुन लेंगे। और जैसे ही हॉकी का मैच खत्म हुआ वो दोबारा अपनी रॉ में आ गए, जैसे सदा रहा करते थे वैसे हो गए। असली चुनाव हुआ, चयन की असली प्रक्रिया चली मैच के बाद। ये देखा गया कि अपने सामान्य जीवन में भी कौन है जिसमें करुणा है। मैच तो पीरियड था, पीरियड में तुम क्या कर रहे हो क्या फर्क पड़ता है, हटाओ। मैच ऐसे ही था जैसे अभी तुम इस नाव पर बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अभी मुझे बहुत ध्यान से सुन भी लो, तुम्हें लग रहा है कि अभी ये जो 2 घंटे हैं यही बहुत कीमती है, तुम वही भूल कर रहे हो जो मैच खेलने वालों ने करी थी। उन्होंने मैच में पूरी जान लगा दी थी, तुम भी अभी पूरी जान लगा रहे हो। लेकिन मैच खेलने के बाद वो सारे परीक्षार्थी भी दोबारा अपनी रॉ में आ गए थे। और इस पीरियड के पूरे होने के बाद तुम भी वैसे ही हो जाओगे जैसे तुम सदा रहते हो। और परमात्मा तो कोई गरीब भिखारी की बूढ़ा किसान बन के तुम्हारी परीक्षा ले ही रहा है। वो तो ये देख रहा है कि अभी इस नाव से उतरने से पहले तुम कैसे थे और इस नाव से उतरने के बाद तुम कैसे हो। याद रखना, फैसला मैच के बाद हुआ, मैच में नहीं। मैच में तो सभी आ गए थे अपनी अपनी योग्यता दिखाने। इसको कहते हैं बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैच में तो सभी आ गए थे एक अपना नकली चेहरा दिखाने। अभी भी तुम जो चेहरा दिखा रहे हो वो नकली ही है। बात समझ में आ रही है कि क्यों फंसे हुए हो, लाभ क्यों नहीं होता। लेकिन ये नकली चेहरा ही तो असलियत है। उसको अभी थोड़ा और ईमानदार होके बोलो कि वो नकली चेहरा नकली है ही नहीं। पानी पी करके प्यास तो नहीं बुझेगी ना। जो बार बार नकली को असली बोले वो फिर प्यास की शिकायत भी ना करे। तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने जीवन की हर नकली चीज को असली का नाम दे दो, पर उसके बाद शिकायत करने मत आना कि जीवन रूखा सूखा और सूना है। और अगर शिकायत करने आ रहे हो तो फिर नकली को असली क्यों बोल रहे हो बार बार। लेकिन ऐसा भी डर लगा रहता कि अगर हम अपने असली फॉर्म में, रियल फॉर्म में आ जाएं तो मैडम तो क्लास से निकाल देंगे फिर। और उसका सुरक्षा का भी भाव रहता है, बना रहता है। तुम्हें ये पता ही नहीं है ना तुम किसकी क्लास में हो। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लड़के, आईआईटी में था मैं,
आईआईटी के पहले सेमेस्टर की बात है। नया नया प्रवेश लिया सन 95, तब रैगिंग जोरों पर हुआ करती थी और वहां जितने घुसे थे सब 2 साल कड़ी मेहनत करके घुसे थे। कड़ी मेहनत उन्होंने करी थी संस्थान में प्रवेश के लिए। कड़ी मेहनत उन्होंने करी थी ताकि वहां की पढ़ाई पढ़ सके। कड़ी मेहनत करी थी ताकि आईआईटी की क्लास में उपस्थित हो सके, अटेंड कर सके। पर वहां पहुंचा मैं और मैं देख रहा हूं कि इनकी क्लास तो कोई और लगा रहा है और ये अपनी क्लास लगवा भी रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार 2 साल मेहनत करी, जेई की परीक्षा पास करी, इसलिए करी थी ना कि विश्वविख्यात प्रोफेसर हमें पढ़ाएंगे और हम उनके सामने बैठेंगे। यहां तो कोई और ही है जो हमारे सर पे सवार है। सर पे सवार है वो कौन? 18 साल का छोरा। हम फर्स्ट ईयर वाले, वो सेकेंड ईयर वाले, और वो सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं, वो क्लास भी ले रहे हैं। और जितनी भद्दी, जितनी व्यर्थ और जितनी अश्लील और जितनी उपद्रवी क्लास हो सकती है वो ले रहे हैं। हम भूल जाते हैं ना कि हम किसकी क्लास में हैं। हमें याद ही नहीं रहता। हम किसी को भी अपना टीचर बना लेते हैं। आईआईटी में घुस के जो लड़का अपनी रैगिंग दे रहा है स्वेच्छा से, क्या उसको ये याद है कि उसने जो किया किसके लिए किया और उसका असली शिक्षक कौन है? क्या उसको ये याद है? ना, वो घुसा नहीं है कैंपस में कि उसको लगने लगा है कि ये जो हमारे छोटे मोटे सीनियर हैं यही तो माई बाप है। तुम इन सीनियरों के लिए आए थे आईआईटी में? इनका क्या लेना देना तुमसे? ये तुम्हें पढ़ाएंगे, इनकी खातिर तुमने जेई क्लियर किया। पर वो जो कुछ भी करे जा रहे हैं उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। हम भूल ही जाते हैं ना कि हमारा असली मालिक कौन है। कोई भी हमारा मालिक बन जाता है और हम उसको मालिक बनवा भी लेते हैं। खास तौर पे जो हमारा मालिक बन रहा हो, अगर उसकी मालकियत 150 दूसरों ने भी स्वीकार कर ली हो तो फिर तो हमें कोई शक ही नहीं रह जाता कि कुछ गलत हो रहा है। सीनियर प्रभु खड़े हुए हैं, और बच्चों को बिल्कुल मथा जा रहा है, दूह दिया गया है बिल्कुल। और बच्चे कह रहे हैं ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारा, श्री सीनियर देव ने हम पर हाथ रखा, जहां भी रखा हो। ओम श्री सीनियराय नमः। अब कुछ याद नहीं कि तुम 2 साल किसके लिए इतनी साधना कर रहे थे, उतनी पढ़ाई तुमने क्यों करी? और तपस्या ही होती है, कम से कम तब तो हुआ करती तपस्या, आज से 25 साल पहले। अब पता नहीं क्या होती है। बड़ी तपस्या होती थी। 2 साल तपस्या करी और उसके बाद अपनी लगाम सौंप दी छोरामल को।
और छोरा मल कौन है जिनकी अभी दाढ़ी मूछ भी आई नहीं ठीक से। और कई बार तो जो फच्चा होता था उसकी उम्र सीनियर मल से ज्यादा होती थी। बड़े अजीब दृश्य देखने को मिलते थे। एक 5 फीट 4 इंच का सीनियर बिल्कुल अभी अभी बिल से निकला है, और फच्चा है 6 फीट का। और जो 6 फीट का है ये अपने तीसरे प्रयास में आईआईटी में प्रवेश लेकर के आया है, तो इसकी उम्र भी उस सीनियर मल से ज्यादा है। और ये सीनियर उसको मुंह पर उठा करके घुड़की दे रहा है, बोल रहा मुस्की पोछ माल गड़ातिया। सुपरमैन बन के देखा। सुपरमैन समझते हो? जीन्स के ऊपर चड्डी पहननी होती थी। और ये 6 फीट का हाथी सुपरमैन बन के घूम रहा है, उसके पीछे पीछे वो वामन देव, श्री वामनाय नमः, और ये सब चल रहा है। अजीब बाजीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे यार। मैं देखूं मैं चल क्या रहा है। एक कुत्ता बन के घूम रहा है, उसके गले में पट्टा डाल दिया गया है, सीनियर उसको टहलाने निकला है सड़क पे। अगर मैं अपने डॉगी को सूसू कराने ले जा रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनको तुम कहते हो कि देश के सबसे तीक्ष्ण बुद्धि छात्र हैं, वो ये सब जलालत बर्दाश्त करते थे। हम भूल ही जाते हैं ना कि हमारे सर पे वास्तव में हाथ किसका है। हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आईआईटी में आए हो अगर, तो वहां की व्यवस्था के चलते आए हो, सीनियर के चलते नहीं आए। सीनियर न तुम्हें प्रवेश दिलवा सकता है, न तुम्हारा प्रवेश निरस्त करवा सकता है। उससे कोई लेना ही देना नहीं, और लेना देना होता भी नहीं था। रैगिंग के 1-2 महीने न जाने किसके किसके तलवे चाट लेते थे, और 2 महीने बाद जिसके तलवे चाटे उसका पता भी नहीं कि वो कौन था। फिर बगल वाले हॉस्टल का माली आकर के रैगिंग लेके चला गया। एक हॉस्टल का बच्चा दूसरे हॉस्टल की रैगिंग लेके चला गया, पता ही नहीं है कौन, जो ही सामने आ रहा है उसी के आगे नंगे है। दो महीने न जाने किसके किसके सामने बेआबरू हुए। इतना तो होता कि जिन जिन ने इज्जत लूटी वो बाद में आके अपना परिचय तो दे जाते कि हम भी थे, पता भी नहीं चलता कहां कहां लुट के आए। ऐसे ही हम हैं। 2 महीना अर्थात ये जीवन काल, इस जीवन काल में न जाने किसके किसके हाथों लुट रहे हो, और भूल ही गए हो कि असली बाप कौन है। यहां किसी के हाथों लुटने की, यहां किसी से दबने की जरूरत है क्या, बताओ? और उसने पूरी व्यवस्था बना रखी है कि अगर तुम न पसंद करो लुटना तो बस बता देना, तुम्हें लुटने की कोई जरूरत नहीं है। एंटी रैगिंग स्क्वाड होते हैं,
तुम्हें बस जाके एक बार बताना है कि यहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन तुम स्वेच्छा से चुनाव करते हो कि हमें तो बेइज्जत होके ही जीना है। क्यों? क्योंकि तुम अपने असली बाप को भूल गए, असली मालिक को भूल गए। तो असली मालिक ने सहायता के लिए जो हाथ बढ़ा भी रखा है, तुम्हें वो दिखाई नहीं देता, तुम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर कोई छात्र ये तय कर ले कि उसे रैगिंग नहीं करवानी, तो क्या हो सकती है उसकी? पुलिस से लेकर के संस्थान के प्रशासन तक, प्रबंधन तक सब आ जाएंगे उसकी मदद को, कि नहीं आ जाएंगे? बोलो। तो रैगिंग करवाना, सब सेकेंड ईयर के छोरों को अपना बाप बना लेना, एक चुनाव ही है ना। ये चुनाव किया तुमने, तुम ये चुनाव न करते तो तुम्हें बेआबरू भी नहीं होना पड़ता ना। पर ये चुनाव उन्होंने किया। आदमी वो चुनाव जीवन भर करता है। किसी ना किसी अर्थों में तो रोज हम यही कर रहे हैं। रोज यही कर रहे हो तुम। ऐसों के सामने लुट रहे हो, पिट रहे हो, जिनके सामने लुटने पिटने की जरूरत नहीं, और उनके सामने तुम्हें इसलिए लुटना पिटना पड़ रहा है क्योंकि तुम अपने बाप के नहीं हो। जो तुम्हारा असली सहायक है, जो तुम्हारा असली पिता है, तुम उसकी इज्जत ही नहीं करते। इसीलिए फिर दुनिया के सामने डरे डरे घूमते हो। कोई भी चीज तुम्हें डरा जाती है। अभी यहां जोर से एक मछली उछल पड़े, देखना 5-7 बदबदा के गिरोगे। और इतनी बड़ी कोई मछली, वो भी पानी से बाहर, पानी से बाहर मछली, उसमें क्या बल, भाई बदबदा के गिरोगे। अरे अगर मछली आ गई, मछली आ गई। हर चीज तो तुम्हें डराए रहती है, इसीलिए डराए रहती है। जो उसकी कदर नहीं करेगा, जो उसका असली सहायक है, जो वास्तव में तुम्हारा है, तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे। नतीजा ये होगा कि तुम्हें दुनिया भर से डर डर के जीना पड़ेगा। अपने जीवन को गौर से देखो, उसमें डर कितना है। अगर तुम हर छोटी छोटी चीज से डर जाते हो तो कारण एक ही है, तुम में उसके प्रति प्रेम और सम्मान नहीं जो तुम्हारा अपना है। तो सजा तुम्हें फिर ये मिलती है कि डर डर के जियो, जियो डर डर के। और वास्तव में जिन्होंने रैगिंग झेली है या उसको करीब से देखा है, उन्हें ये पता होगा कि बच्चे की चेतना में, ये जो फर्स्ट ईयर का छात्र होता है, जिसे हॉस्टल की भाषा में कहा जाता है फच्चा, उस बच्चे की चेतना में सीनियर के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। सीनियर उसको इतना आक्रांत कर देता है, सीनियर उसके जेहन पर ऐसे चढ़कर बैठ जाता है कि सीनियर जो कहे वो करेगा। और याद रखना, हम बेवकूफ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की बात कर रहे हैं। और ये देश भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थान नहीं है, इनमें प्रवेश लेना दुनिया में सबसे कठिन काम है। ये दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाएं हैं। और यही चीज करीब करीब आईएम में देखने को मिलती थी। वहां मामला इतना वल्गर नहीं था, अश्लील नहीं था। वहां चीज जरा सुसंस्कृत तरीके से करी जाती थी। पर डराने का ये काम वहां भी होता है। डर क्यों जाते हो? डर इसीलिए जाते हो क्योंकि बाप पर भरोसा नहीं, बाप से कोई नाता नहीं। भूल गए हो कि इस दुनिया में दुनिया वालों के मत्थे नहीं आए हो, बाप के मत्थे आए हो। सांस तुम्हारी इसलिए नहीं चल रही कि समाज है, सांस तुम्हारी इसलिए चल रही है क्योंकि परमात्मा है। भूल जाते हो। जब भूल जाते हो तो फिर दुनिया के आश्रित हो जाते हो, फिर दुनिया के आगे नाक रगड़ते हो, दुनिया के आगे डरे डरे रहते हो। रैगिंग करवा रहे हो और क्या कर रहे हो? आम आदमी की जिंदगी और क्या है? 80 साल की रैगिंग। वहां तो 2 महीने में रैगिंग खत्म हो गई थी, फ्रेशर्स पार्टी हो गई थी।
तुम्हारी तो फ्रेशर्स पार्टी चिता पर ही होती है, उसी दिन रैगिंग खत्म होती है। मणिकर्णिका क्या है? फ्रेशर्स वेलकम। अब फ्रेशर्स पार्टी हुई है, अब रैगिंग खत्म होगी, नहीं तो जीवन भर रैगिंग ही तो हुई है। यहां तो तुम्हें सबने ही सताया है। छोटे हो बड़े हो, अपने हो पराये हो, पक्षी हो मछली हो, गाय कुत्ता कुछ भी, घर का हो पड़ोस का हो, सब ने सताया है। रैगिंग ही तो चल रही है, और क्या चल रहा है? और ये रैगिंग वाले काम नहीं आएंगे ना। कबीर साहब इतना समझा गए कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये काम नहीं आएंगे, और होता भी वही था। अभी बताया तो, रैगिंग खत्म हुई, उसके बाद जिन जिन के आगे तुम्हारे कपड़े उतरे थे वो के नजर नहीं आते थे फिर, या नजर आते भी थे तो आंख चुरा के निकल जाते थे, उन्होंने तो मजे ले लिए। कुछ बिगड़ जाता उस बच्चे का अगर वो अपनी रैगिंग न करवाता? जल्दी बताओ, कुछ नहीं बिगड़ता ना। वैसे ही तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर तुम इस दुनिया के सामने अपनी रैगिंग ना करवाओ। कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम डरे हुए हो, इसीलिए अपनी रैगिंग करवाए जाते हो, रोज करवाते हो। और डरे इसलिए हो, चौथी पांचवी आठवीं बार बोल रहा हूं, क्योंकि बेवफाई बहुत है तुम में, और बदतमीजी बहुत है। रैगिंग करवा करवा कर आ गई बदतमीजी। उल्टा है। पहले बेवफाई आती है, फिर तुम्हारी रैगिंग होती है, नहीं तो रैगिंग शुरू ही ना हो। तो अच्छा जी, ये जो डर है ये निकल जाएगा तो रैगिंग बंद हो जाएगी। उल्टा है ना। जब तुम्हें सर्वप्रथम ये याद रहेगा कि किसके मत्थे इस दुनिया में हो, तब तो डर निकलेगा ना। रैगिंग करवाना, डरे रहना, ये सब एक बात है। इन सब बातों का मूल कारण तो समझो। मूल कारण ये है कि जो याद रहना चाहिए उसको भुला देते हो। उसको भुला देते हो और ये रट लेते हो, बिल्कुल जहन में बसा लेते हो। दुनिया ही सब कुछ है, और अगर दुनिया के हिसाब से, दुनिया के इशारों पर नहीं चले तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम बच्चे से बात करके देखो, उसको बोलो, अरे तू क्या कर रहा है, क्यों सीनियर के सामने नाक रगड़ता है, तो कहेगा बड़ा नुकसान हो जाएगा। उससे पूछो क्या नुकसान हो जाएगा, तो वो साफ साफ बता नहीं पाएगा, पर उसके भीतर एक धुंधला सा भय है जो बैठा हुआ है। उस भय का कोई नाम नहीं, उस भय का कोई चेहरा नहीं। उससे तुम कहो कि साफ साफ बताओ, अगर रैगिंग नहीं करवाओगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, तो वो बता नहीं पाएगा। कुछ इधर उधर की दो चार बातें करेगा, व्यर्थ की बातें करेगा। उसे नहीं साफ पता है कि रैगिंग क्यों नहीं करवानी, पर वो करवाए जा रहा है। अकारण करवा रहा है, भय की यही बात। तुम उसका कारण खोजने निकलोगे तो नहीं पाओगे, पर वो है। वृत्ति है ना वो। वृत्ति का कोई कारण तो होता नहीं, वो तो बस होती, तुम हो इसलिए वृत्ति है।